राजस्थान वासियों के लिए आज खुशी का पल है। राजस्थान का 73वां स्थापना दिवस आज है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा, राजस्थान भौगोलिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य की विविधता से अत्यंत समृद्ध है। यहाँ की भूमि भक्ति और शक्ति का ऐसा अनूठा संगम है जिसके कण कण में त्याग, तपस्या, वीरता और बलिदान की गाथाएं समाहित है। प्रदेश की सद्भाव की संस्कृति को सहेजने और विकास में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है ताकि प्रदेश निरंतर विकास की ओर अग्रसर होता रहे। तो राजस्थान प्रदेश आज 73 साल का हो गया है। आज उसका फाउंडेशन डे है और उसी को लेकर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा कि राजस्थान भौगोलिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य की विविधता से अत्यंत समृद्ध है। यहाँ की भूमि भक्ति और शक्ति का एक ऐसा अनूठा संगम है जिसके कण कण में त्याग, तपस्या, वीरता और बलिदान की गाथाएं समाहित है। प्रदेश की सद्भाव की संस्कृति को सहेजने और विकास में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है ताकि प्रदेश निरंतर विकास की ओर अग्रसर होता रहे। तो राजस्थान वासी आज राजस्थान का फाउंडेशन डे मना रहे हैं। 73 साल का हो गया है हमारा राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिवस हम सब के लिए महान गौरव का क्षण है। यह राजस्थान की वीरता, त्याग, विरासत और संस्कृति का उत्सव है। मैं प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। हमारी सरकार हर कदम पर आपके साथ है। तो मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है और शुभकामनाओं के दौरान उन्होंने ये बात कही और कहा कि सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन हम सब के लिए महान गौरव का क्षण है। यह राजस्थान की वीरता, त्याग, विरासत और संस्कृति का उत्सव है। मैं प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। हमारी सरकार हर कदम पर आपके साथ है। तो राजस्थान दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी बधाई दी। स्पीकर बिरला ने प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की बधाई दी। कहा कि शौर्य और पराक्रम की इस धरती पर गौरवशाली इतिहास की अनेक अमर गाथाएं अंकित हैं। त्याग, बलिदान, सेवा और समर्पण इस धरती का श्रृंगार है। यहाँ की जीवंत कला, संस्कृति और परंपराएं बेजोड़ हैं। आजादी के आंदोलन से समृद्ध काल तक राजस्थान का अतुलनीय योगदान है। राजस्थान दिवस पर सभी प्रदेशवासियों के उत्थान और प्रदेश के कल्याण की कामना। आशा है राजस्थान इसी तरह राष्ट्र के नवनिर्माण में अपना उत्कृष्ट योगदान देता रहेगा। तो हर कोई आज एक दूसरे को बधाई दे रहा है और यही कह रहा है कि राजस्थान हमेशा ऐसे ही विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। इसी कड़ी में राजस्थान दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी बधाई दी। स्पीकर बिरला ने प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस की बधाई देते हुए कहा कि शौर्य और पराक्रम की इस धरती पर गौरवशाली इतिहास की कई अमर गाथाएं अंकित है। त्याग, बलिदान, सेवा और समर्पण इस धरती का श्रृंगार है। यहाँ की जीवंत कला, संस्कृति और परंपराएं बेजोड़ है। आजादी के आंदोलन से समृद्ध काल तक राजस्थान का अतुलनीय योगदान है। राजस्थान दिवस पर सभी प्रदेशवासियों के उत्थान और प्रदेश के कल्याण की कामना। आशा है राजस्थान इसी तरह राष्ट्र के नवनिर्माण में अपना उत्कृष्ट योगदान देता रहेगा। तो कुछ जानकारी आपके साथ साझा करते हैं जो कि बेहद खास है। राजस्थान दिवस पर विशेष जब राणा प्रताप के बारे में बोले थे सरदार पटेल। जी हां, सरदार पटेल ने किया था महाराणा प्रताप को याद। राजपूताना के एकीकरण के प्रयासों के लिए महाराणा प्रताप को उन्होंने याद किया था। पटेल ने संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर कहा था कि हम कभी नहीं भूल सकते। महाराणा प्रताप ने राजपूताना को एक बनाने के लिए जिंदगी भर कोशिश की। राजपूताना के एकीकरण और कार्य करने के लिए जितनी कोशिश राणा प्रताप ने की उतनी और किसी ने भी नहीं की। उनका संकल्प पूरा करने का सौभाग्य आज हम सबको मिला है। इसलिए आज हमारे अभिमान का दिवस है। हालांकि राजस्थान से हर कोई प्यार करता है और हर कोई राजस्थान को बेहद खास चाहता है और उसी से जुड़ी हुई कई कहानियां भी प्रचलित है। और एक कहानी है, एक खास विशेष गाथा जब राणा प्रताप के बारे में बोले थे सरदार पटेल। सरदार पटेल ने किया था महाराणा प्रताप को याद। राजपूताना के एकीकरण के प्रयासों के लिए महाराणा प्रताप को उन्होंने याद किया था। पटेल ने संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर कहा था कि हम कभी नहीं भूल सकते। महाराणा प्रताप ने राजपूताना को एक बनाने के लिए जिंदगी भर कोशिश की। राजपूताना के एकीकरण और कार्य करने के लिए जितनी कोशिश राणा प्रताप ने की उतनी और किसी ने भी नहीं की। उनका संकल्प पूरा करने का सौभाग्य आज हम सबको मिला है। इसलिए आज हमारे अभिमान का दिवस है। तो 73 साल पहले बना था राजस्थान। 1949 में आज के ही दिन 22 रियासतों को मिलाकर
बनाया गया था राजस्थान। राजपूताना की 22 रियासतों को मिलाने में लगे थे 8 साल 7 महीने 14 दिन। क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या के लिहाज से 7वां सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की राजधानी जयपुर को महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बसाया था। राजस्थान की पश्चिमी सीमाएं पाकिस्तान से लगती है। आजादी के पहले राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। पूरे राजपूताना में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। इन रियासतों और ठिकानों के एकीकरण के बाद 30 मार्च 1949 को राजस्थान बना। इन रियासतों का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ, लेकिन आज ये राजस्थान के नाम से जाना जाता है। 73 साल हो गए हैं, लेकिन इसके शौर्य की गाथा और वीरों से जुड़ी हुई गाथा, इसका समर्पण और संस्कृति कला आज भी देश ही नहीं विदेशों में अपनी एक पहचान कायम कर चुकी है। 1949 में आज के ही दिन 22 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था राजस्थान। राजपूताना की 22 रियासतों को मिलाने में लगे थे 8 साल 7 महीने 14 दिन। क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना, जबकि जनसंख्या के लिहाज से 7वां सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी जयपुर को महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बसाया था। राजस्थान की पश्चिमी सीमाएं पाकिस्तान से लगती है। आजादी के पहले राजस्थान को राजपूताना के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन पूरे राजपूताना में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। इन रियासतों और ठिकानों के एकीकरण के बाद 30 मार्च 1949 को राजस्थान बना। इन रियासतों का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ, जो कि राजस्थान कहलाया। तो राजस्थान दिवस आज है, 73 साल हो गए हैं, तो कई खास कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। राजस्थान दिवस समारोह पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। कई कार्यक्रम किए जाएंगे। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ सहित मंत्रिमंडल के कई सदस्य इस दौरान मौजूद रहेंगे। अल्बर्ट हॉल पर यह कार्यक्रम होगा। शाम 7 बजे बेस्ट ऑफ राजस्थान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एक साथ 550 लोक कलाकार अनूठी प्रस्तुति पेश करने वाले हैं। पद्मश्री अनवर खान और नाथुला सोलंकी कोरियोग्राफी से करेंगे। प्रख्यात गजल गायक रूप कुमार और सोनाली राठौड़ अपनी गायकी की कलाम पेश करेंगे। मैत्रीय पहाड़ी लोक छंद कल्चरल यूनिट का ये कार्यक्रम है। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है इस कार्यक्रम को, और लोग भी बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 2 साल के बाद आज वो राजस्थान दिवस एक बार फिर से बनाएंगे। कोविड की वजह से कोई कार्यक्रम नहीं किया गया था, लेकिन 2 साल के बाद आज भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। कई जगह कार्यक्रम है, लेकिन जो बेहद खास कार्यक्रम है वो है अल्बर्ट हॉल में, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह आरटीडीसी चेयरमैन रहेंगे और चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ सहित मंत्रिमंडल के कई सदस्य इस दौरान यहां मौजूद रहने वाले हैं। अल्बर्ट हॉल पर शाम को 7 बजे यह बेस्ट ऑफ राजस्थान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एक साथ 550 लोक कलाकार अपनी अनूठी प्रस्तुति यहां पेश करेंगे। पद्मश्री अनवर खान और नाथुला सोलंकी भी कोरियोग्राफी से करने वाले हैं। प्रख्यात गजल गायक रूप कुमार और सोनाली राठौड़ अपनी गायकी कलाम पेश करेंगे। वहीं मैत्रीय पहाड़ी लोक छंद कल्चरल यूनिट का ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और पर्यटन विभाग की ओर से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर, जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा है। राजस्थान में 17 महीने के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले भाजपा मिशन 2023 में वापसी की तैयारियों में जुट गई है। 2 अप्रैल से अभियान की शुरुआत करने जा रही है भाजपा। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूर्वी राजस्थान से शुरू होने जा रहे अभियान की चर्चा भी हो रही है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के 7 जिलों में आती है 39 विधानसभा सीटें। भाजपा ने पिछले चुनाव में यहां पर जीती थी महज 4 सीटें, और इसलिए इस पर ज्यादा फोकस है। ऐसे में भाजपा यहां कमजोर कड़ी को मजबूत करना चाहती है, जो कि बेहद अहम भी है। लेकिन किस तरीके से उस कमजोर कड़ी को मजबूत किया जाएगा, उसी को लेकर जेपी नड्डा यहां पर पहुंचेंगे। राजस्थान का दौरा उनका है। राजस्थान में 17 महीने के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, तो दिग्गजों का जमावड़ा भी यहां पर जुटना शुरू हो गया है। भाजपा मिशन 2023 से वापसी की तैयारियों में जुट गई है। 2 अप्रैल से अभियान की शुरुआत करने जा रही है भाजपा। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूर्वी राजस्थान से शुरू होने जा रहे इस अभियान की चर्चा भी जोरों पर है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के 7 जिलों में आती है 39 विधानसभा सीटें। भाजपा ने पिछले चुनाव में यहां पर जीती थी महज 4 सीटें ही, और ऐसे में भाजपा यहां कमजोर थी, लेकिन अब इस कड़ी को मजबूत करना चाहती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीएम गहलोत से फोन पर बात की। सरिस्का अभयारण्य में आग के मामले में मुख्यमंत्री से बात की गई है। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को पूरे मामले की जानकारी दी और आज देर शाम तक आग पर काबू पाने की संभावना भी जताई जा रही है। काफी हद तक आग पर काबू पाया जा चुका है। हालांकि खोह इलाके में आग बुझाने की मशक्कत की जा रही है, क्योंकि वो इलाका ऐसा है कि वहां पर बहुत ज्यादा हवा जो है क्रॉस हो रही है। तो ऐसे में आग बुझाने की बजाय बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे मामले पर चिंता जाहिर की। तो उन्होंने राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से फोन पर इस मामले को लेकर बात की। सरिस्का अभयारण्य में आग लगी है और आज तीसरा दिन है, लगातार आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से उन्होंने पूरी जानकारी ली तो सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को इस पूरे मामले की जानकारी दी। आज देर शाम तक आग पर काबू पाने की संभावना है। काफी हद तक आग पर काबू पाया जा चुका है। हालांकि खोह इलाके में आग बुझाने की काफी मशक्कत की जा रही है। और वन विभाग से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अलवर वन संरक्षक और सरिस्का फील्ड डायरेक्टर आर.एन. मीणा एपीओ वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी के निर्देश पर उन्हें एपीओ कर दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 27 मार्च को खुद आर.एन. मीणा अंजलि तेंदुलकर को जिप्सी में घुमाते हुए नजर आए थे और इसी दिन सरिस्का के अकबरपुर रेंज में आग लगी थी। जंगल में आग, ऐसे में आर.एन. मीणा की लापरवाही मानते हुए उन्हें आज एपीओ कर दिया गया है। मंत्री हेमाराम चौधरी ने पूरे प्रकरण की जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा था और फर्स्ट इंडिया भी इसे लेकर सवाल खड़ा कर रहा था कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि लापरवाही तो कहीं ना कहीं हुई है। ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर ये बेहद खास है। अलवर वन संरक्षक और सरिस्का फील्ड डायरेक्टर आर.एन. मीणा को एपीओ कर दिया गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी के निर्देश पर ये निर्देश दिया गया, ये सख्त निर्णय लिया गया। 27 मार्च को खुद आर.एन. मीणा अंजलि तेंदुलकर को जिप्सी में घुमाते हुए नजर आए थे। अंजलि तेंदुलकर जो कि सचिन तेंदुलकर की पत्नी है और वो यहाँ पर घूमने के लिए आई थी, तब वो खुद उन्हें जिप्सी में घुमाते हुए नजर आए थे और इसी दिन सरिस्का के अकबरपुर रेंज में आग लगी थी। तो ऐसे में इसे लापरवाही का मुद्दा माना गया। आर.एन. मीणा की लापरवाही मानते हुए उन्हें आज एपीओ कर दिया गया है। मंत्री हेमाराम चौधरी ने पूरे प्रकरण की जांच के भी आदेश दिए हैं। एक और बड़ी खबर, सचिवालय से राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट आई है। एक घटना जो बनी हुई है चर्चा का विषय। एक सीनियर सेक्रेटरी को सीएस ने इंटरकॉम किया। जवाब नहीं मिलने पर पीए के जरिए करना चाहा संपर्क, लेकिन साहब ना तो कमरे में थे और ना ही सचिवालय में। कोई 1.5 घंटे के बाद साहब से संपर्क हो पाया, तब साहब दौड़े दौड़े पहुंचे सीएस के चैम्बर में। सीट से नदारद रहने पर सीएस ने काफी उन्हें फटकार लगाई। सीएस के चैम्बर से निकलकर पूरे सचिवालय में ये बात भी फैल गई। अब दूसरे अफसरों ने इस घटना से सबक लिया है, पूरे समय रहने लगे हैं अब सीट पर मौजूद। न जाने कब इंटरकॉम पर सीएस के नंबर की जल जाए लाइट। वहीं सीएस उषा शर्मा सुबह 9:30 बजे से पहले ही ऑफिस पहुंच जाती है। अफसर भी समय पर आने की सुधार रहे हैं। आदत चाहे कुछ भी हो, इस तरीके का जब मामला सामने आता है, जो दूसरे अधिकारी होते हैं उन पर भी गाज गिरती है, क्योंकि लापरवाही जब समय को लेकर की जाती है तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। सचिवालय से राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट है, एक घटना जो कि चर्चा का विषय बन गई। और अब खबर दौसा से, जहां डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या प्रकरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया है। कहा, आत्महत्या की घटना बेहद दुखद है। हम सभी डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा देते हैं। हर डॉक्टर मरीज की जान बचाने के लिए अपना पूरा प्रयास करता है, परंतु कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होते ही डॉक्टर पर आरोप लगाना न्यायोचित नहीं है। अगर इस तरह डॉक्टर्स को डराया जाएगा तो वे निश्चिंत होकर अपना काम कैसे कर पाएंगे। हम सभी को सोचना चाहिए। कोविड महामारी या अन्य दूसरी बीमारियों के समय जान जोखिम डालकर की है उन्होंने सेवा, और डॉक्टरों से ऐसा बर्ताव कैसे किया जा सकता है। इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो दौसा का ये जुड़ा पूरा मामला है, जहां पर एक प्रसूता की मौत हो गई थी। उसके बाद परिजनों ने और पुलिस ने डॉक्टर अर्चना शर्मा पर आरोप लगाए थे। इतने वो मेंटली डिस्टर्ब हुई कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले पर दुख जताया है। कहा कि आत्महत्या की घटना बेहद दुखद है। हम सभी डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा देते हैं और हर डॉक्टर मरीज की जान बचाने के लिए अपना पूरा प्रयास करता भी है, लेकिन कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होते ही डॉक्टर पर आरोप लगाना न्यायोचित नहीं है। अगर इस तरह डॉक्टर्स को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, मेंटली प्रेशर उनको दिया जाएगा, तो वे निश्चिंत होकर अपना काम कैसे कर पाएंगे। हम सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि कोविड महामारी
या फिर अन्य दूसरी बीमारियों के समय भी अपनी जान जोखिम में डालकर डॉक्टर्स हमारी सेवा करते हैं। डॉक्टर से ऐसा बर्ताव कैसे किया जा सकता है? इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ बाड़ी में एएन जेएन के साथ मारपीट प्रकरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कहा कि बिजली विभाग के इंजीनियर के साथ मारपीट की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो वे अपनी जिम्मेदारी आखिर कैसे निभाएंगे? जब कोविड के दौरान हम घरों में रहना चाहते थे तब सरकारी कर्मचारियों ने अपने जीवन तक को दांव पर लगा दिया और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए व्यवस्था बनाने का काम किया था। अत्यावश्यक सेवाओं जैसे बिजली जल विभाग के कर्मचारियों का काम सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इनके साथ मारपीट कर कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। राज्य सरकार अपने कर्मठ अधिकारियों को पूरे तरीके से संरक्षण देगी और भविष्य में भी ऐसी घटनाओं के लिए किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। एक खास खबर, जयपुर डिस्कॉम में मिशन राजस्व 100% पार पहुंच चुका है। बात उपभोक्ताओं से बिजली बिल के एवज में वसूली गई राशि से जुड़ी की करें तो एमडी अजीत सक्सेना ने पूरी टीम को इस सफलता पर बधाई दी है। सक्सेना ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्व वसूली थी 97.51% और इस साल ये बढ़कर हो गई है 100.20% के पार। अलवर, दौसा, जयपुर जिला, वृत्त, टोंक, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर और करौली सर्कल में 100% से ज्यादा राजस्व वसूली हुई है। और शेष सर्किल्स की बात करें तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 100% लक्ष्य जो है वो पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही पिछला बकाया वसूलने के लिए भी फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। हालांकि सक्सेना ने इस प्रयास के बारे में सार्थक परिणाम आने की बात कही है। वहीं एक और खास खबर मिल रही है, डिस्कॉम डीओआईटी के विवाद का दंश अब जनता झेल सकती है। बिजली कंपनियों के कार्यालय में संचालित ई मित्र सेवा अगले महीने से बंद हो जाएगी। डिस्कॉम क्षेत्राधिकार में 300 से ज्यादा ई मित्र कियोस्क बंद होंगे। इससे लाखों लोगों को नजदीक के ई मित्र पर मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। दरअसल सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग और डिस्कॉम्स के बीच विवाद के चलते ये हालात बने हैं। वहीं डीओआईटी का तर्क है कि डिस्कॉम कार्यालय के कियोस्क में गबन के मामले काफी सामने आ रहे हैं और ऐसे में तीनों ही डिस्कॉम प्रशासन को मॉनिटरिंग के लिए पत्र भी लिखा गया है, लेकिन जयपुर सिटी सर्किल के अलावा किसी भी जगह से कोई जवाब नहीं आया। डिस्कॉम का तर्क है कि निजी कियोस्क संचालकों की वे कैसे जिम्मेदारी ले, क्योंकि कोई जवाब उनके पास नहीं है। दिल्ली में तीनों नगर निगम को एक करने का महत्वपूर्ण बिल जो था वो पारित कर लिया गया है। ये बेहद महत्वपूर्ण बिल था जिसे पारित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया। अमित शाह ने कहा कि इसका मकसद केवल तीनों नियमों को एक करने का है। पिछले 10 साल के अनुभव का बारीक विश्लेषण, तथ्य भी जो सामने आए हैं इसके विश्लेषण के बाद उसे लेकर केंद्र सरकार का यह मत था कि दिल्ली के तीनों निगमों का एकीकरण कर पहले जैसी स्थिति की जाए। अमित शाह ने कहा कि निगमों का विभाजन आनन फानन में किया गया था, लेकिन अब जो तीनों को एक करने का बिल था उसे पारित कर दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों की चांदी ही चांदी। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ गया है। 31% से बढ़कर 34% हुआ उनका महंगाई भत्ता। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर भी लग गई है। आपको बता दें कि 47.68 लाख कर्मचारियों, 68.62 लाख पेंशन भोगियों को इसका फायदा होगा। सरकार पर हर साल पड़ेगा 9,544.50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार। 1 जनवरी 2022 से लागू होगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। जनवरी और फरवरी 2022 का एरियर भी इन्हें मिलेगा। तो कुछ भी कहो, केंद्र कर्मचारियों के लिए बहुत ही दिवाली जैसा दिन आज है।